नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी टेट के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को, जो कि आपके सी टेट प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी में पूछे गए थे। तो साथियों, इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए साथियों, वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय या अवधि पर, समस्याओं के कारणों के सही पहचान पर, या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इसके पहले हम बाल विकास और पर्यावरण के सी टेट प्रीवियस ईयर 2011 के प्रश्न पत्रों का जो है वीडियो बना चुके हैं, और हमारे चैनल पे जाएंगे तो सी टेट 2011 लिखा हुआ आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने इस प्रश्न को। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या फिर उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। यानी जब तक हम किसी समस्या का सही से पहचान नहीं करेंगे, तब तक हम उसका उपचार नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले उस समस्या के कारणों को ठीक प्रकार से जानना या पहचानना बहुत आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है, या फिर अनावश्यक है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि सीटेट में जितना भी एकमात्र, केवल, ही ऐसे अगर शब्द आपको मिलते हैं तो निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, उनको आप पहले क्रॉस कर देंगे, ताकि आपके लिए जो ऑप्शन बचेगा उसमें से आप सही विकल्प का चयन कर पाएंगे। यहाँ पे दिया गया अनावश्यक है। पाठ्य पुस्तक अनावश्यक नहीं होता है, जबकि एक तरह से वह हमारे लिए साधन का कार्य करता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, या फिर हिंदी बहुत कठिन भाषा है। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि पहले क्रॉस कर देंगे, सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, ये भी क्रॉस कर देंगे। हिंदी बहुत कठिन है, किसी भी भाषा को कठिन पहले नहीं मानेंगे, क्योंकि अभ्यास करेंगे तो, प्रयास करेंगे तो हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। प्रायः, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में जो है अंतर होता है, इसलिए वो जो अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर उन्हें उनकी मातृभाषा के हिसाब से पढ़ाया जाए तो वह चीज़ें उनके लिए आसान हो जाती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। बच्चे अनुशासित रहते हैं, या फिर बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो सबसे सटीक आंसर आपको ढूंढना होता है। आपका जितना भी पेडागोजी या बाल विकास का प्रश्न आता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, चाहे शिक्षण शास्त्र हो, पर्यावरण हो, तो जितना भी आपके पेडागोजी से प्रश्न आते हैं 15-15 यानी 150 के क्वेश्चन में आपके 75 प्रश्न जो है पेडागोजी के आते हैं। थोड़ा सा आप अगर उसमें सावधानी बरतेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न सही करके आ सकते हैं। तो बच्चे प्रसन्न होते हैं, पहले चारों ऑप्शन सही से देखेंगे। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं,
या फिर बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। आप बच्चे प्रसन्न होते हैं, ये भी थोड़ा सही है। बच्चे अनुशासित रहते हैं, ये सब यहाँ पे नहीं होगा। सबसे जो राइट आंसर सटीक जा रहा है आपका ऑप्शन डी के साथ कि बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो जो सबसे सटीक आंसर होगा वही आपको लगाना है, क्योंकि सीटेट में आपको कहीं कहीं पे तीनों चारों ऑप्शन ही सही दिखाई देंगे, यानी एक तरह से रहेगा कि चारों ऑप्शन सही है। तो उसमें से आपको सबसे सटीक आंसर ढूंढना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख लिखना, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, या फिर सुंदर लेख का अभ्यास। तो बच्चों के लेखन कौशल के मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो सबसे बेहतर जो विधि होगी, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। बच्चे जो है अपने अनुभवों को यदि लिखेंगे तो उससे जो है उनके कौशल का मूल्यांकन अच्छी प्रकार से हो सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या फिर मधुर वाणी। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना ही जो है ये जो है बोलना कौशल के महत्वपूर्ण पक्ष हैं या पहलू हैं एक तरह से। अगला प्रश्न देखेंगे, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, या भाषा संसाधनों का अभाव है, या फिर बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में जो सबसे बड़ी चुनौती है वह बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ऑप्शन है, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। एक होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। तो इस प्रश्न को आप समझने का प्रयास करेंगे, यहीं से हम जानते हुए भी प्रश्न को गलत करके चले आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम को बना सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपका सही है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, यह भी सही है, अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा समृद्ध में सहायक होता है, ये भी सही है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है जबकि प्रतिकूल पूछा गया है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, प्रतिकूल। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, या फिर स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, या बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो आपको हम यहाँ पे एक और पॉजिटिव टैग वर्ड यानी सकारात्मक टैग वर्ड आपको यहाँ पे बता दें कि जहाँ भी अवसर देने की बात आएगी प्राथमिक स्तर पे, तो उस प्रश्न का राइट आंसर उसी के साथ चला जाएगा। तो इस प्रश्न में ऑप्शन डी में आया है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, इस पे सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, या फिर विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो जहाँ भी कंठस्थ करना, रटना, याद करना आए वहाँ पे आपका जो है निगेटिव टैग वर्ड होता है। पूछा गया है प्रश्न में भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो हमने आपको बार बार बताया है कि आप जहाँ भी क्वेश्चन का थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे और गलत आंसर लगा के चले आएंगे,
तो नहीं पूछा गया है, तो कंट्रास्ट करना नेगेटिव टैग वर्ड है, तो राइट आंसर इसी के साथ चला जाएगा। तो राइट हो जाएगा आपका आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। व्यस्त वाला जो है आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको क्रॉस कर देंगे। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। मात्र केवल ही आए तो उसको आप क्रॉस कर देंगे। गृह कार्य देना अति आवश्यक है, तो अति आवश्यक भी नहीं है, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। गृह कार्य जो है बच्चों की क्षमताओं के स्तर के अनुसार दिया जाना चाहिए, यह जो है सबसे उचित विकल्प है, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं सुनना, बोलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखना या फिर सुनना और पढ़ना। अभिव्यक्तात्मक कौशल है, तो प्रश्न को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। अभिव्यक्त करना यानी व्यक्त करना, तो हम बोल के व्यक्त करते हैं, लिख के व्यक्त करते हैं, यानी बोल भी सकते हैं, और अगर कोई गूंगा है नहीं बोल पा रहा है तो अपने मन के विचारों को लिख कर भी व्यक्त कर सकता है किसी के समक्ष, किसी के सामने, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे, इसमें पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे निगेटिव प्रश्न पूछा गया है, तो जिस ऑप्शन में विकल्प में नकारात्मक टैग वर्ड होगा उसी को हम यहाँ पे सही करेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास है ही भाषा सीखने में सहायक होता है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चे में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो प्रश्न में विकल्प बहुत बड़े बड़े दिए गए हैं और आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो एक बार प्रश्न को एकदम सावधानी से पढ़ेंगे कि पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है प्राथमिक स्तर पर, और ये प्राथमिक स्तर का ही सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इस पे आप ध्यान देंगे। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? भाषा शिक्षा के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होती है। यहाँ पे विरोधाभास जो है निगेटिव टैग वर्ड है, और बाकी सब आप देख सकते हैं कि बच्चों की भाषा जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, तो ये भी राइट आंसर है। यानी ये तीनों जो विकल्प हैं आपके ए, बी और डी सकारात्मक है, राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना और कौशलों पर ही बल देना चाहिए, तो कथन उचित पूछा गया, हमने बताया था जहाँ पे केवल मात्र आए आप उसको पहले क्रॉस कर देंगे, ये आपका ऑप्शन विकल्प सही नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखेंगे, बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, केवल यहाँ भी है, इसको भी आप क्रॉस कर देंगे। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है, ये थोड़ा सा सकारात्मक है। अगला देखेंगे, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों की जानकारी जरूरी है, तो प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा नियम जरूरी नहीं है, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। भाषा जो है, भाषा के जो चारों कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यह परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, तो प्रचलन नहीं है बच्चों, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं और ये पाठ्य पुस्तक को आकर्षित बनाती है, तो इसे तो हम इसे ऑप्शन सही नहीं लगाएंगे, राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। चित्र जो है अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में
सहायता करते हैं, यानी जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है उसे हम चित्र के माध्यम से देखकर उसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ प्रश्न 1 से 6 से 111 तक दिया गया है। इन पंक्तियों को पढ़ के हमें उत्तर देना है। तो मैं तो कहूँगा कि पंक्तियाँ आप पढ़ते रह जाएंगे, आपका समय बर्बाद होगा। तो मेरे हिसाब से पंक्ति न पढ़ के पहले प्रश्न को ही देखेंगे और उस चीज़ को यहाँ पे ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है, गहरी नींद में सोने का अर्थ है। अब गहरी नींद में सोने का अर्थ दिया गया है। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ। तो पहले ही लाइन में ये प्रश्न है, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, यानी मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना। तो सोने का मतलब परिश्रमी होगा नहीं, चिंतायुक्त होगा नहीं। भाई गहरी नींद में सोएंगे तो चिंतायुक्त तो कैसे होंगे। और मृत्यु को प्राप्त होना ये भी नहीं होगा, यानी कि बेखबर नहीं होने दूंगा, यानी मैं जगाने आ रहा हूँ। ये सोहन लाल द्विवेदी की पंक्तियाँ है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, पाताल में, अतल गहराई में जहाँ सूर्य अस्त होता है, या पतन की राह में। तो अभी आपने दूसरा लाइन यहाँ पे पढ़ा था, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। तो अतल यहाँ पे जिस विकल्प में आपको अतल यहाँ पे दिखाई देगा उसको आप यहाँ पे राइट आंसर लगाएंगे। अतल का मतलब होता है पतन की राह पर। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, जो अत्यधिक प्रेरित है, जो बहुत परिश्रमी है, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है, या जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं उनको तो संबोधित नहीं करेंगे। जो अत्यधिक प्रेरित है उन्हें प्रेरित करने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें बस प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और जो बहुत परिश्रमी है उन्हें भी कभी यहाँ पे संबोधित नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं उन्हें जो है कवि यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है, कवि जो है उन्हीं व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है, ताकि वे लोग गीत सुन सके, ताकि मनुष्यों को में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके, या सुबह हो गई है इसलिए, या फिर यह कवि का दायित्व है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ताकि मनुष्य कवि लोगों को इसलिए जगाना चाहता है ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर बढ़ सके, न कि लोग गीत सुन सके। गीत तो लोग ऐसे भी कहीं भी सुन लेते हैं, कहना भी नहीं पड़ता है। और अगला ऑप्शन है, सुबह हो गई है, सुबह होने पर तो हर कोई जगाता है। तो यहाँ कवि का तात्पर्य है मनुष्य में जो है गतिशीलता और उनको प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना, कवि का यह दायित्व है। यह भी राइट आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, या फिर अनुप्रास अलंकार। तो जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार होता है, और जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति होती है उसका अर्थ भिन्न होता है वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ, अनुप्रास अलंकार के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हर्ष, कोलाहल, आकाश, या फिर जागृति। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि कवि जो है मनुष्य को जगा रहा है, तो जगाने का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा जागृति, यानी राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। इसका जो शीर्षक से सबसे उचित होगा वो जागृति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे निर्देश 112 से 120 का ध्यान, यानी यहाँ पे पूरा आपका एक और का ध्यान आ गया और इसको पढ़ के आपको प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे स्क्रीनशॉट करके, फिर उसके बाद वीडियो का आंसर दे सकते हैं। मेरा तो यही एक तरीका है कि मैं पहले प्रश्नों को पढ़ता हूँ और फिर आंसर को इसमें ढूंढता हूँ। तो प्रश्न देखेंगे।
मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी, या फिर मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था, या फिर उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी, या फिर उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। तो 112 का आंसर हम चल रहे हैं इस गद्यांश में ढूंढने। इस प्रश्न का लिखना चाहिए कोई बात तो हमारे सदस्य करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो इसमें हम वगैरह की, देखिए मनु ने पूरे दिन की डायरी लिखी लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। तो वगैरह जिस ऑप्शन में हमको मिलेगा हम उसी को अपना राइट आंसर लगाएंगे। तो ऑप्शन डी में देखेंगे, ऑप्शन डी में आपका यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, इसी गलती का जो है मनु ने एहसास किया। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है, गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो, या फिर वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है, या वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, वगैरह शब्द जो है शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे अपने ऑप्शन को खुद भी ढूंढ के देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है टिप्पणी लिखा जाए वगैरह शब्द का कोई उपयोग नहीं चाहिए, डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई उचित स्थान नहीं है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने डायरी लिखने की इबादत करने जैसा क्यों कहा है? दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल है, या फिर दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। तो इबादत शब्द आया है तो इबादत वहीं पे होगी जहाँ पे सच्चाई और ईमानदारी होगी। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी है। देखिए यहाँ पे दिया गया शुद्ध बच्चे प्रत्येक छोटी बड़ी घटना का निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध क्यों ना हो, इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो यहाँ पे सच्चाई और ईमानदारी की बात कही गई है, निष्पक्ष यानी बिना किसी पक्षपात के। तो कुछ चीज़ें आपको इसमें से थोड़ा भिन्न भी मिल सकते हैं, तो इस गद्यांश के भाव को आपको समझना पड़ेगा कि इससे क्या भाव निकल रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। इससे व्यक्ति पूरे दिन के लिए जमा खर्च का हिसाब किताब सब लोग करते हैं। गांधी जी इससे महत्वपूर्ण मानते हैं, केवल गांधी जी के महत्वपूर्ण मानने से सबका भला नहीं होगा। इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है, यह भी नहीं होगा। यानी राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व यानी खुद का अपना मूल्यांकन भी करता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था, लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे, या फिर डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है, या फिर हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। तो गांधी जी जो डायरी प्रतिदिन इसलिए पढ़ा करते थे ताकि पता चले कि डायरी पर हस्ताक्षर करते समय वह यह देख लेते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है, यानी उसकी दिशा को जानने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास? प्रतिदिन अर्थात इसका अर्थ होता है रोजाना।
तो द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। तो द्वंद्व समास जहाँ पे एक दूसरे के जैसे दिन रात प्रतिलोम होते हैं, छोटा बड़ा, ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और यहाँ पे प्रति उपसर्ग यानी अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ अव्ययीभाव समास। द्विगु समास होता है संख्यावाची, जैसे चौराहा, त्रिमुनि। अगला प्रश्न देखेंगे, पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है कि पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है, या पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है, या फिर पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, पढ़ा हुआ कितना पच गया है। इसका जो अर्थ होगा पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है, उससे मतलब है। अगला प्रश्न है, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए, सेवा, कारज, काज या फिर काम। तो कार्य का जो तद्भव शब्द होता है काज होता है, जैसे लोग अक्सर बोलते हैं देहात में, गाँव में, काम काज यानी कार्य को। तो यहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं, कार्य का जो तत्सम तद्भव हो जाएगा काज हो जाएगा, और काज का तत्सम हो जाएगा कार्य। और आखिरी प्रश्न देखेंगे इस वीडियो का, विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा, यानी विचार में अगर एक प्रत्यय लगाएंगे तो आपको हम बता दें कि प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के बाद में जुड़ते हैं, और उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, जब विचार में एक प्रत्यय लगाएंगे तो वैचारिक हो जाएगा। तो बड़ी का मात्रा नहीं होता है इसमें, छोटी का मात्रा होता है, वैचारिक। तो दोस्तों यह था हमारे सीटेट प्रीवियस ईयर 2011 का हिंदी का प्रश्न पत्र, जिसमें हमने पूरे 30 प्रश्नों को देखा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।